जय हिंद दोस्तों। आइए, जो गवर्नर जनरल हम करा रहे थे उसका ये हमारा सेकंड पार्ट है। ठीक, हमने पहले पार्ट में 1757 से शुरू किया था और जो है पहुंच गए थे, कहाँ तक पहुंचे थे, तो हम कार्नवालिस तक पहुंचे थे। कहाँ तक पहुंचे थे? कार्नवालिस तक। यानी कार्नवालिस कब तक शासन किया है? तो कार्नवालिस जो है 86 से 93 तक, 1786 से 93 तक शासन है। यानी हम 1793 तक पहुंच चुके थे। ठीक, अब हम देखेंगे 98, यानी जो ब्लेजिली का शासन है वो 98 से 1805 तक का हम देखेंगे। और देखिए हम कहाँ तक पहुँचे हैं सेकंड वीडियो में, तो हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, यानी 1844 तक हम पहुँच चुके हैं। यानी हमारा लगभग 100 साल का समय है। इसमें जितने गवर्नर हैं 2 साल, मतलब 2 वीडियो में बाकी, और हम जो है टॉपिक ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, देखिए ट्रक की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। देखिए, तो ब्लेजली से हम शुरुआत करते हैं। देखिए बंगाल का, ब्लेजली को कहा जाता है बंगाल का शेर। देखिए ये सब ज़्यादा लोड ना लीजिएगा, जैसे सहायक संधि है या डलहौजी की बेगदर नीति है, ये सारी याद करा देंगे हवा में। ठीक, इसका कोई लोड नहीं लेने का, ये सारी याद हो जाएंगी। देखिए बहुत सारी चीज़ें अभी रिलेट करके बता देंगे। देखिए यहाँ देखते हैं, देखिए ब्लेजली को बंगाल का शेर कहा गया। क्या कहा गया? बंगाल का शेर कहा गया। देखिए इसके समय में क्या हुआ, प्रसार हुआ। देखिए जैसे डलहौजी हैं और हमारे मतलब डलहौजी हैं, ब्लेजली हैं, ये लोग क्या किए हैं, भारत में प्रसार किए हैं। यानी जो सत्ता थी ना, उस सत्ता को और चरम पे ले गए हैं। तो वो चीज़ ये लोग किए हैं। जैसे ब्लेजली देखो सहायक संधि किए हैं, सब किसके साथ किए? हैदराबाद, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, इनके सबके साथ जो सहायक संधि किए। तो सहायक संधि क्या थी? सहायक संधि ये थी कि जैसे हम अपनी सेना रखेंगे, जैसे मान लो अवध के राजा थे या पेशवा थे, मतलब ये सब क्या थे, अवध के नवाब या पेशवा। तो इनके पास क्या थी, अंग्रेजों ने अपनी सेना रखी। ठीक, सेना रखी, कहा कि सेना हम रखेंगे। सेना का खर्चा कौन देगा? तो नवाब देंगे या पेशवा देंगे। ठीक, हैदराबाद के निजाम देंगे। ये सब लोग क्या देंगे? सेना का खर्चा देंगे। यानी सेना हम रखेंगे और खर्चा आप देंगे। ठीक, और सुनो, जब अब जैसे मान लीजिए कहीं विद्रोह हुआ या, तो उसे दमन करने के लिए सेना कौन जाएगी? यही सेना जाएगी। यानी अंग्रेज का भी काम यही सेना करेगी। ठीक, तो ये चीज़ थी सहायक संधि। और सबसे पहले अवध में ये शुरू हुई थी, जब मतलब प्लासी का युद्ध हुआ था। उस मतलब जब वो 1764 का बक्सर के युद्ध जीते थे, तो उसमें जो अवध के नवाब शुजाउद्दौला थे, जब उन्होंने हिस्सा लिया था, उसके बाद से ये सिलसिला शुरू हुआ। और देखिए एक चीज़ और बताते हैं, अंग्रेजों की मतलब जो सेना थी, यानी जो आर्मी थी या सेना थी, उसमें मतलब सबसे ज़्यादा मतलब लोग कहाँ के थे? तो उत्तर भारत के थे, यानी समझे तो यूपी के थे। सबसे ज़्यादा आर्मी में लोग शामिल कहाँ के? तो यूपी के थे। ठीक, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब देखिए हम यहाँ देखते हैं ब्लेजली। देखो मैंने सहायक संधि बता दी, मतलब थोड़ा संक्षेप में बता। देखिए टाइम कम रहता है, कंटेंट ज़्यादा बता रहा हूँ। जब कभी पढ़ाने का नंबर आए तो बताएंगे एक लाइन से, फिर बहुत अच्छे से ले चलेंगे। देखिए अभी तो हमें मतलब ये फोकस करना है कि हमें एग्जाम निकालना है, और हम कंटेंट पे बात करें। देखिए आप खुद ही देखिए कि कंटेंट कैसा है। अब देखिए ब्लेजली, जैसे ब्लेजली 1700 मतलब 98, जैसे हमने देखो मैंने बताया ना, हम कहाँ तक कार्नवालिस तक देखे, उसके बाद ब्लेजली का देखेंगे। जितने इंपॉर्टेंट होंगे हम सारे देख लेंगे जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ये हुआ है मतलब 1748 से और 1805 तक। अब देखिए आप एक चीज़ बताइए, मैंने बताया था आंग्ल मैसूर युद्ध, याद कीजिए 1799 में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। आज ये वीडियो मैंने मतलब एक दिन पहले ही वीडियो अपलोड की थी, उसमें बताया था कि 1700, इसमें जो है 1799 चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1799 में। तो उस समय मैंने शासक बताया था कि कौन थे? तो ब्लेजली थे। कौन थे? ब्लेजली थे। ये चीज़ याद रखिएगा। और इन्हें बंगाल का शेर कहा जाता है। 2 चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में होती है। वो कहाँ होती है? तो कलकत्ता में होती है। कहाँ होती है? कलकत्ता में होती है। ये चीज़ याद रखिए। तो 3 चीज़ हो गई। चौथी चीज़ इनकी बहुत फेमस है, कौन सी? सहायक संधि। कौन सी फेमस है? सहायक संधि। अब देखिए हम इसे देखते हैं। देखिए हमें यही क्रम फॉलो करना है। देखिए डेट का तभी हम कंफ्यूज नहीं होंगे, अगर ये क्रम फॉलो किया ना तो डेट में नहीं कंफ्यूज है। अगर हम पहले ही पता है 1700 मतलब 1798, ठीक, 1798 अगर है तो 1798, उसके बाद 99, फिर 99, फिर 1801, फिर 1802, यानी बीच में हमें जोड़ना नहीं है। यानी 1798 से शुरू करना है, फिर 1799, फिर 1799, फिर 1801, 1802। अगर हमें ये चीज़ याद है, देखिए हम ये तो याद कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि एक लाइन में। अब हमें ये कैसे याद रहे? हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा। तो देखिए इसकी मैंने एक ट्रिक बना दी। क्या? देखिए इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक है एच एम टी ए पी। देखिए अगर आपको पढ़ना है तो इस तरह भी पढ़ सकते हैं, एच एम टी ए पी, या फिर आप ये कह दें इतना इतना करके पढ़ें, या फिर इस तरह पढ़ें, एच एम
TAP, ये यानी यह तो पढ़ा कि HMT जो वॉच होती है वो क्या है, आप है, यानी आपके पास क्या है, HMT है, ठीक। या इस तरह पढ़े कि हम टॉप करेंगे, यानी TAP। देखिए TOP होता है लेकिन हम TAP, अगर हम इतना भी याद करेंगे ना आराम से कर ले जाएंगे यार। देखिए इसमें हैदराबाद हो जाएगा, मैसूर हो जाएगा, तंजौराबाद पेशवा, हैदराबाद मैसूर तंजौराबाद पेशवा में एक बार हम माइंड को स्थिर करके अगर कोई चीज़ पढ़ेंगे ना इस तरह, जितने भी चीज़, जैसे मैं जितना भी सारा, जैसे अभी उनका आएगा, डलहौजी का आएगा, सतारा, जयपुर, संभल, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, करौली, तो वो सारा भी तो हम ऐसे ही याद करेंगे। तो ऐसे ये भी हम याद करेंगे, हैदराबाद, मैसूर, फिर तंजौर, फिर अवध, फिर पेशवा, ये सारे। अब संधिया है, संधिया याद कराएंगे, जब एक पूरी वीडियो लाएंगे तो उसमें संधिया याद कराएंगे, सारी चीज़ें दिमाग में हो जाएंगी, ठीक। तो ये ट्रिक मतलब नोट कर लीजिएगा। अब देखिए अवध के साथ कब सहायक संधि करते हैं, तो 1700। देखिए क्वेश्चन मिलाने में आता है, PCS से लेकर IAS तक पूछा गया है, ठीक। वनडे में भी पूछा जाता है कि अवध का विलय कब हुआ, पेशवा या इनका सबका विलय कब हुआ। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तंजौर का 1799, मैसूर 1799, हैदराबाद 1700 मतलब 98, अवध 1801 और पेशवा 1802। तो ये चीज़ हम बेलेजली के बारे में देख चुके हैं। बेलेजली के बाद होता है कि मतलब 1805 हो जाता है, फिर 1807 से लेकर 1813 के मध्य होता है मिंटो। मिंटो कौन होते, फर्स्ट होते हैं, कौन होते, फर्स्ट। अब देखिए ये समय जो होता है ना, ये राजा रणजीत सिंह का समय होता है, ठीक। राजा रणजीत सिंह सक्रिय हो जाते हैं क्योंकि 1880 में राजा रणजीत सिंह का जन्म होता है, और 1780 में, ठीक। तो 80 के बाद राजा रणजीत सिंह सक्रिय होंगे पंजाब वाले क्षेत्र में, पंजाब वाले क्षेत्र में सक्रिय होंगे, उनकी राजधानी होगी लाहौर बनाएंगे, ठीक, कश्मीर को बनाएंगे। तो ये चीज़ होती है। तो इनके समय में एक चीज़ होता है 1833 का मतलब 1813 का चार्टर एक्ट आता है। देखिए चार्टर एक्ट देखिए शुरुआत 1773 का चार्टर एक्ट, फिर 1784 में भी आता है, फिर कब आता है 1791 में आता है, ठीक, 1793 में, सॉरी 1793 का चार्टर, फिर 1813 का चार्टर है, उसके बाद 1833 का चार्टर है, फिर कब आता है 1853 में आता है, फिर 1858 में गवर्नमेंट मतलब 1858 में गवर्नमेंट इंडिया ऑफ एक्ट आता है, मैंने बताया था। 1861 में आता है, ठीक, 1893 में फिर आता है, फिर 1893 हो जाएगा, उसके बाद 1919 हो जाएगा। तो इस तरह जो है हमारे जो है वो आते रहेंगे, ठीक। तो ये चीज़ मतलब भूलिएगा ना, ये मतलब देख लीजिएगा आप, इसमें मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, देख लीजिएगा आप, मतलब हम आगे बताते रहेंगे इस हिसाब से। देखिए अभी तो हमें ये याद करना है, ठीक। तो इस तरह तो 1833 जो 1813 का चार्टर एक्ट था वो किसके समय में आया था, तो मिंटो के समय आया था। किसके समय, गवर्नर कौन थे उस समय, गवर्नर कौन थे, तो देखिए बंगाल के गवर्नर ही तो हैं इस समय, बंगाल के गवर्नर ही तो हैं, क्यों, क्योंकि 1833 में होगा ना, इस एक्ट के तहत भारत का पहला गवर्नर जनरल होंगे, कौन, विलियम बेंटिंग, ये मैंने कल बताया था। तो देखिए इनके समय में क्या होता है, 1833 का चार्टर एक्ट आता है 1813 का, और इसमें कहा गया था कि चीनी और चाय के साथ व्यापार को छोड़कर एकाधिकार व्यापार को समाप्त कर दिया गया था। यानी जो चाय और चीनी है ना, इसे मतलब छोड़कर जितना भी एकाधिकार था वो समाप्त कर दिया गया था, ठीक। केवल इसी पे अंग्रेजों का एकाधिकार था, चाय और चीनी पर, ठीक। तो ये चीज़ याद है। और दूसरी चीज़ क्या हुई थी, तो शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये पहली बार भारत में अंग्रेजों ने दिया था, ठीक, शिक्षा के लिए, यानी इसकी बात हुई थी, शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये। अगला देखो, अगला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा का 1809 में क्या हुई, अमृतसर की संधि। देखो अमृतसर की संधि याद कराने की मेथड बताएं। देखो जैसे मान लीजिए अगर हम कहें बीसिंग की संधि कब हुई, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बीसिंग की संधि, ठीक। तो बीसिंग की संधि होती है 1802 में, कब होती है 1802 में। देखिए हम याद कैसे करेंगे, बीसिंग की संधि कब होती है, तो 1802 में होती है। अब देखिए पहले 18 रुपये कितना बेसन मिलता था, 2 किलो, 18 रुपये 2 किलो क्या बेसन, बेसन से बेसिन, बेसन से बेसिन हो जाएगा, 18 रुपये में 2 किलो, तो इस तरह 1802 हो जाएगा, ठीक। तो हम मतलब रिलेट करके आपके, अब देखिए हम ये संधि याद कैसे करते हैं। देखिए अमृतसर की संधि, देखिए यहाँ लिखा अमृत और यहाँ लिखा सर, यहाँ लिखा अमृत, यहाँ लिखा है सर। तो देखिए अमृत, जैसे मान लीजिए कोई लड़का है वो मतलब जो है कह रहा है सर से, सर मुझे अमृत पीना है, क्या पीना है, सर से कह रहा है कि मुझे अमृत पीना है। तो लड़के कह रहे हैं, मतलब सर कह रहे हैं ठीक है हम दे देंगे तुमको, लेकिन अपनी एज में तो वो कहता है 18, यानी मैं अभी 18 साल का नहीं हुआ। तो सर कहते हैं नो, नहीं पी सकते हो, यानी 18 साल से पहले तुम अमृत नहीं पी सकते हो, यानी नो। 18 से 18 साल और 9 से 9 यानी 1809, ठीक। तो इस तरह मतलब रिलेट कर सकते, कोई कहानी बना के तो भूलेंगे नहीं, लंबे समय तक याद रहेगा। देखिए ये चीज़ याद ही करा, 2 संधियाँ मैंने याद करा दी, ठीक। देखिए इसे हम इरेज करते हैं, यहाँ ब्लैक हो गया।
अब देखते हैं आगे। देखिए अमृतसर में क्या था, देखिए गवर्नर जनरल कौन, मतलब बंगाल का गवर्नर कौन था, तो मिंटो था। लेकिन संधि करी तो किसने थी, तो मेडकॉफ ने किया था। किसने किया था, मेडकॉफ, जो यहाँ मेडकॉफ है वही, यानी ये मेडकॉफ के द्वारा और राजा रणजीत सिंह के मध्य हुई। क्वेश्चन ये पूछा गया इसमें कि अमृतसर की संधि कब हुई, तो 1800 में, कई बार पूछा है। दूसरी चीज़ पूछा कि मतलब किसके गवर्नर समय, किसके समय में हुआ, तो मिंटो, और कौन किया, तो मेडकॉफ। और इसमें संधि में क्या था, तो देखिए ये सतलज नदी है, कौन सी नदी है, सतलज, हमारी जो पंजाब वाले क्षेत्र में बहती। तो इधर तो राजा रणजीत सिंह का शासन था, ठीक, और इधर अंग्रेज थे। तो मतलब राजा रणजीत सिंह अंग्रेजों के मध्य एक समझौता हुआ कि हम इस नदी को पार नहीं करेंगे, अंग्रेज कह रहे थे, और राजा रणजीत सिंह कह रहे हम इस नदी, यानी इधर तुम शासन करो शांति से और इधर हम। देखिए अंग्रेज लोग ना बहुत धैर्यवान थे, अगर किसी से पेशेंस लेना है ना तो अंग्रेजों से लो। अंग्रेज बहुत धैर्यवान थे। देखो 1600 में आते हैं भारत, ठीक, वो इंतजार करते थे कि कब कोई शासक, यानी कब किसी मतलब सत्ता का शासक कमज़ोर होगा। अब खुद सोचो कि 1600 में आते हैं और मतलब 1600 में ये है, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है, यानी 107 साल बाद। उसके बाद जब उनके शासक एकदम कमज़ोर हो जाते, उसके बाद दिल्ली पर कब्जा करते हैं। उससे पहले दिल्ली पर कब्जा नहीं करते हैं, वरना पीट पीट के ना ये लोग बराबर कर देते, मतलब भगा देते, इसीलिए नहीं की, यानी वो धैर्य के साथ करते थे। यही चीज़ राजा रणजीत सिंह के समय हुई। इनकी आर्मी मतलब एशिया की सेकंड नंबर 1 थी, मतलब सेकंड थी, पहले पर अंग्रेज की थी, दूसरे पर इनकी थी। देखिए अंग्रेज लोग लिखे हैं ये चीज़ कि मतलब पहले पर हमारी थी, सेकंड पे उनकी। तो अंग्रेज लोग जो कोई चीज़ लिखेंगे तो वो नंबर 1 अपना रखेंगे, भले ही मतलब हो सकता है राजा रणजीत सिंह की सेना नंबर 1 थी, लेकिन अंग्रेज क्या करते थे, जब वो अपने मतलब लिख रहे होते होंगे तो वो अपने बारे में मतलब पहले बताएंगे कि पहले मैं था, सेकंड पे वो थी, ठीक। तो ये चीज़ अब सोचो कि राजा रणजीत सिंह की मतलब जो आर्मी सेकंड थी, तब अंग्रेजों ने इधर मतलब संधि कर ली, तब कोई लफड़ा नहीं की। लेकिन जब सबसे इनके कमज़ोर उत्तराधिकारी हुए दिलीप सिंह, तब क्या हुआ, दिलीप सिंह को इंग्लैंड भेज दिया और उनके साथ मतलब 2 युद्ध हुए, उस युद्ध में पराजित किया और उसके बाद पंजाब पर भी कब्जा कर लिया। तो अंग्रेज यही करते थे हर जगह, यानी वो देखते थे कि कब शासक कमज़ोर हो और हम उस पर कब्जा करें, या फिर क्या करते थे, या फिर वो करते थे मतलब जो उनके सेनापति होते थे उनके साथ क्या करते थे, मिलाप कर लेते थे, यानी धोखे से या फिर कोई मतलब क्षेत्र जीतते थे तो ये चीज़ करते थे। जैसे सिराजुद्दौला के साथ क्या हुआ था, प्लासी के युद्ध में धोखा ही तो हुआ था, तो धोखे के द्वारा वो युद्ध जीता गया। तो ये सारी चीज़ें थी, तो इतनी चीज़ें समझ में आ गई। अब हम देखते हैं मस्ट, लेकिन एक बात याद, इनके 2 चीज़, एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि एंडोब की संधि कब हुई, तो 1826 में होती। मैंने एक तरीका बताया था कि देखिए ये याद होगा अगर आपको तो संधि याद हो जाएगी। यानी प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ, तो 1824 से 26 के मध्य हुआ। बर्मा मतलब म्यांमार, आज का म्यांमार, उसे बर्मा कहते हैं, ठीक। तो 26 यानी 26 में जब युद्ध समाप्त हुआ तो उसमें कौन सी संधि होती है, एंडोब की संधि होती है। क्वेश्चन ये पूछा गया कि एंडोब की संधि किस युद्ध में हुई, तो बर्मा वाली। कब हुई, तो 1826 में हुई। अगला देखते हैं इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी क्वेश्चन में बहुत पूछा गया। देखिए हम जल्दी से थोड़ा देखते हैं। 1828 से 33 मैंने पहले बताया था, इनके समय में क्या आता है, 1833 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। ये रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा क्या होता है, बंगाल का अंतिम गवर्नर ये हो जाते हैं और भारत का पहला गवर्नर जनरल इनको बनाया जाता है, ठीक। जैसे मैंने बनाया वैसे बनाइएगा आप। सती प्रथा का अंत कौन करते हैं, तो 1828 में विलियम बेंटिंक करते हैं, और सहायता इसमें कौन करते हैं, तो राजा राम मोहन राय करते हैं। कौन करते हैं, राजा राम मोहन राय करते हैं। ये चीज़ भूलिएगा नहीं, ठीक। उसके बाद धारा कौन सी होती है, ये भी एग्जाम पूछा, धारा 7 मतलब 17 के द्वारा, सॉरी धारा 17 के द्वारा समाप्त करते हैं। और एक क्वेश्चन पूछा गया कि पहला विधि आयोग का निर्माण किसके समय में हुआ, तो विलियम बेंटिंक के समय में हुआ, और उसकी अध्यक्षता कौन करते थे, तो मैकाले कर रहे थे। कौन, मैकाले कर रहे थे। दूसरी चीज़ कि मतलब शिक्षा नहीं है, ये है शिशु, क्या है, शिशु और बालिका पर जो हत्या मतलब करते थे लोग, बालिका और शिशु की, अगर मतलब कोई बात लड़की है जन्म लेती है तो उसको मार डालते थे, तो उस पर रोक कौन लगाया, तो विलियम बेंटिंक लगा, ठीक। ये याद। दूसरी चीज़ की ठगी प्रथा का अंत किसके समय में हुआ, तो विलियम बेंटिंक के समय हुआ। किसके द्वारा हुआ, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, किसके द्वारा हुआ, तो कर्नल सिलीमैन के द्वारा हुआ। किसके समय, कर्नल सिलीमैन के द्वारा हुआ, ये भूलिएगा नहीं, नोट कर लीजिए। अगला है कि दास प्रथा का जो कानून बनाया गया वो किसके समय बनाया गया, तो विलियम बेंटिंक के समय बनाया गया। लेकिन दास प्रथा का उन्मूलन यानी उसे जड़ से समाप्त करना, देखिए उन्मूलन का पर्यायवाची मतलब उन्मूलन का विलोम होता है निमीलन, क्या होता है, उन्मूलन का होता है रोपण, सॉरी
उन्मूलन का क्या होता है? रोपण। रोपण मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को लगाना। जैसे कहते हैं ना पौधे को रोपना, रोपना मतलब लगाना, पौधे को लगाना, और उन्मूलन मतलब समाप्त करना, यानी किसी चीज़ का उन्मूलन कर दिया। तो उन्मूलन कौन कर, देखिए कानून तो इनके समय में बना, उन्मूलन कौन करेंगे? तो एलन ब्रो करेंगे। कौन? एलन ब्रो। दास प्रथा का उन्मूलन कब होगा? तो 1843 में होता है, एक्ट 5 के द्वारा। अभी याद कराते हैं ट्रिक से। देखिए ये चीज़ तो याद ही हो गई इतना ना, जैसे ये भी मैंने बता दिया, ऐसे चित्र बना लीजिएगा। ये सारी चीज़ें ट्रिक्स बता ही दी, इसमें भी मैंने बता दिया। अब देखिए ये चीज़ हम बताएंगे। देखिए इतना समझ में आया कि नहीं? इसमें विलियम मैगनीज का समझ में आ गया, इतना नोट कर लीजिए। अगला है मेटकॉप। मेटकॉप के समय एक चीज़ हुआ कि समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटा दिया, इसीलिए इनको कहा गया कि समाचार पत्रों का मुक्तिदाता। पहले क्या होता था, जो अंग्रेज होते थे, अगर उनके बारे में सब कोई भी मतलब समाचार पत्र में कोई मतलब उनके बारे में लिखा है गलत, या गलत नहीं होता था, बल्कि हमारे लिए तो सही लिखते थे हम लोग, लेकिन अगर उनके बारे में बुराई की गई है समाचार पत्रों में, तो क्या करते थे? प्रतिबंध लगा देते थे। तो उस प्रतिबंध को हटाया कौन? तो मेटकॉप। इसीलिए इनको कहा गया समाचार पत्रों का मुक्तिदाता। ठीक है, आगे बढ़ते। अगला है ऑकलैंड। ऑकलैंड ने क्या किया? ग्रांड ट्रंक रोड, जो जीटी रोड जिसे हम कहते हैं, मरम्मत कराई थी। ये बनी किसके समय थी? तो शेरशाह सूरी के समय में बनाई गई थी। उसकी मरम्मत कौन करा था? तो अंग्रेज थे, ऑकलैंड। ठीक, अगला है एलन ब्रो। एलन ब्रो है 42 से 44 के मन, और 1843 में दास प्रथा का उन्मूलन किया। अब देखिए दास प्रथा का उन्मूलन हम याद कराते हैं। देखिए एलन ब्रो, एलन ब्रो को हम याद करें बोरा से। क्या? बोरा। ब्रो मतलब बोरा। ठीक, ब्रो मतलब बोरा से। अब देखिए बोरे में पहले दास भर के किस में आते थे? बोरे में आते थे। बोरे में क्या आते थे? दास भर के आते थे। तो दास से हो गया दास प्रथा, और बोरे से एलन ब्रो। ठीक, एलन ब्रो यानी दास प्रथा का उन्मूलन किसने किया? एलन ब्रो ने। तो इतना था इसमें, इस वीडियो में। अब देखिए जो चीज़ बताया इसे नोट कर लीजिएगा, और वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो गई हो, तो उसके लिए सॉरी, लेकिन मतलब कंटेंट है तो बताना पड़ेगा। 2 वीडियो और आएंगी जिसमें हम पूरा मतलब देख लेंगे। देखिए आप खुद ही बताइए, इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में नहीं पूछा गया, ना पूछा जाएगा, हमेशा रिपीट होंगे रहेंगे, ये मतलब रियलिटी है। ठीक, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।